दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएसई 2022 जो 5 जून को हुआ उसकी आंसर की देखेंगे और इस बार के पेपर में क्या बदलाव दिखा, क्या एलिमिनेशन मेथड पूरी तरीके से फ्लॉप किया, फेल हुआ, या कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से किए जा सकते थे और इनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। हर साल यूपीएससी नए कलेवर में क्वेश्चन पूछता है, तो अगर इस बार 10-12 क्वेश्चन नए पैटर्न पे पूछे गए तो इसमें सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को ऐसे अपने आप को ढालना चाहिए कि हर एक परिस्थिति के लिए एग्ज़ाम हॉल में तैयार रहना चाहिए। और यूपीपीएससी जो 12 जून को हो रहा, क्या इसी पैटर्न पे आएगा? जी नहीं, यूपीपीएससी और यूपीएससी में ज़मीन आसमान का प्रीलिम्स के स्तर पे अंतर है। तो इस पेपर को आप आधार मत बना करके यूपीपीसीएस को मत बनाइएगा। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन दिखे, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें पूछा कौन युग्म सही सुमेलित हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप जब तक आपको चारों युग्म के बारे में नहीं पता है तब तक आप इसमें कोई तुक्का और कोई एलिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हों तभी लगाइए, अन्यथा इसमें तुक्केबाजी का यूज नहीं कर सकते। अब इसमें अशोक के प्रमुख शिलालेख के नाम और किस राज्य में स्थित है उनको पूछा है। धौली उड़ीसा में है, सही सुमेलित है। एरगुडी आंध्र प्रदेश, ये भी सही सुमेलित है। उसके बाद जौगढ़ ये मध्य प्रदेश में, ये गलत है। कालसी ये देहरादून उत्तराखंड में है, तो इसको भी ये। और नीचे क्या पूछ रहा, कौन सही सुमेलित है, तो इसमें कितने पेयर सुमेलित हैं? 1 2, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि केवल युग्म यानी 2 युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर 1 का क्या हो जाएगा? 1 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सीरीज नंबर सी है, तो जिनका सी है वो अपना मैच करा लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिर इसी युग्म टाइप का क्वेश्चन पूछा। नन्नुक चंदेल के थे, सही सुमेलित है। उसके बाद फिर पूछा है कि जय शक्ति परमार के थे, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसको काट दीजिए। भोज राष्ट्रकूट ये आप काट दीजिए। तो ये यानी इसमें सही सुमेलित वाला पूछा है, तो क्या बचेगा? 1 और 2 जय शक्ति परमार का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा केवल युग्म 2। तो इस क्वेश्चन में भी नहीं पता है तो आप इसमें कोई भी तुक्केबाजी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 था, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ये पूछ रहा है। पहला, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृत का कोई संदर्भ नहीं है। तो हमने पीछे के जो वीडियो में डाला था उसमें भी बताया था कि अगर एक्सट्रीम कोई वर्ड लिख दे तो जब तक आप जनरल सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि भौतिक संस्कृत का कोई भी एलिमेंट संगम साहित्य इतना है उसमें शामिल ना किया गया हो, तो ये कट जाएगा। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, ये भी कट जाएगा। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, ये भी कट जाएगा। तो सही आंसर क्या बचेगा? बी ऑप्शन बचेगा। तो इसमें भी एलिमिनेशन अभी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड काम किया है, 1 2 नहीं बहुत सारे क्वेश्चन में। और जो कम से कम यूपीएससी के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करके गया होगा तो उसको नए फॉर्म में क्वेश्चन बना करके इस बार बहुत सारा क्वेश्चन डाला गया, उसको अभी हम बताएंगे। किसके राजकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अब इस क्वेश्चन आप ऐसे ढूंढना शुरू करेंगे तो नहीं मिलेगा, और इस ऑप्शन जो दिए गए उस पर विचार करिए। योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती के द्वारा फारसी में अनुवाद हुआ, तो हुमायूं ये युद्ध में उलझा रहा, इसको काट सकते। शाहजहाँ का काल जो है वो स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा स्थापत्य, इसमें साहित्य को इतना प्रमोट नहीं किया गया, तो इसको भी काट सकते हैं। औरंगजेब तो बिल्कुल वहाँ उसके दरबार में कोई
इतना ज़्यादा साहित्य नहीं लिखा गया। अकबर में 9 रत्न थे, उनमें से आपने इनका ज़रूर सुना होगा, तो यहाँ से अकबर आप ऑप्शन लगा सकते थे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो ये रामानुज, एक क्वेश्चन करंट से था। अब इसमें ऑप्शन पे आइए। पहला ऑप्शन क्या दिया कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। तो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के दर्शन में यही अंतर था कि जो ये रामानुजाचार्य थे, ये ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति के माध्यम से ईश्वर में तल्लीन हो करके भक्ति की बात करते थे और इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का यानी ये रास्ता बताते थे। तो इसमें पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इनकी जो एक अद्वैतवाद था शंकराचार्य का, उसके बाद विशिष्ट अद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य का था वो यही था। तो ये मेन फिलॉसफी से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला फिर एक करंट का क्वेश्चन, करंट ओरिएंटेड है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के निकट सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, ठीक है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा। अगर ये जब आपने इस मंदिर को चर्चा में देखा होगा तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये नींव डाली गई थी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ कटेगा और तीसरा जैसे कटेगा ए कटा, तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है तो इंग्लिश वाली भी आप देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये शरीर को जो पैथोजेंस होते हैं उनसे होने वाले रोगों से बचाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला, नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि नैनो पार्टिकल्स जो ह्यूमन मेड हैं उनके अलावा प्रकृति में हो ही ना? बिल्कुल एक्सट्रीम सेंटेंस की बात कर रहा। एक को काटिए और एक को यहाँ काटिए, तो एक को निपटा दीजिए, एक कट गया और एक कट गया। अब 3 वाला सेंटेंस यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में है। अब इस पे विचार नहीं, 2 पे विचार कर लीजिए, कहीं वो भी एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं लिखा है। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के नैनो पार्टिकल्स जो कॉस्मेटिक्स होते हैं के निर्माण में काम आते हैं, ये बात सही है। तो ये आपका एक जनरल सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? पहला, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। तो आयु का आकलन बार कोडिंग से नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत है तो इसको काटिए, एक कटा, तो 2 कट गए। अब ऑप्शन 2 और 3 बचे। दूसरा है, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए किया जा सकता। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री पहचानने के लिए भी हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और पूछा कौन वातावरण में किनकी अधिकता से होने से अम्ल वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन पीछे भी कई बार पूछा जा चुका और आप कह सकते रिपीटेड है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनके मिलने से एसिड रेन होती है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये पहले निपाट दीजिए इसको, तो इसको काट दीजिए ए, तो ये कट गया और ये कट गया और अब क्या बचा? सल्फर डाई और नाइट्रोजन, ये दोनों होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश वाला ये है और ये पेपर लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर क्या किया गया है, वहाँ शेयर कर दी गई है, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडे करते हैं। दूसरा, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण का निम्न मेघ में, यहाँ उच्च मेघ और निम्न मेघ दोनों उल्टे बातें हमने कहा था पीछे भी कि यूपीएससी हमेशा गेम खेलता है। तो ये निम्न मेघ यानी 2 सेंटेंस दिया, इसमें सतर्क हो जाना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट इसमें उच्च मेघ की विशेषता निम्न मेघ और निम्न मेघ की विशेषता उच्च मेघ में लिख दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला है, उत्तर पश्चिमी केन्या में, यहाँ स्पेसिफिक आ गया उत्तर पश्चिमी केन्या, तुरंत आगे दूसरा आ गया बृहद, तो एक को तुरंत काट दीजिए कि उत्तर पश्चिमी केन्या में बीडी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है, ये को काटिए तो एक कट गया, एक ऑप्शन कट गया। अगला, दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायित हुए कुछ लोग, यहाँ बृहद आया इसलिए कटा है कि कुछ लोग बीडी में रहते हैं, हो सकता। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग, हमेशा कुछ की बात होती तो ये सही होता, तो यहाँ पर 2 और 3 सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य, यानी तुर्की की स्टेट की यहाँ बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, तुर्की की स्टेट की बात कर रहा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। यहाँ तुर्की यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की की स्टेट की बात किया है, तो इसमें यानी 2 और 5 हो जाएगा। अजरबैजान और कौन शामिल है, इसमें उज्बेकिस्तान शामिल। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तभी करना चाहिए, अदरवाइज इनको नहीं करना चाहिए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड यूज किया विशालतम, तो एक को काट दीजिए, एक कटा, अब ये 2 और 3 बचा। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सही है। गोवा में विशाल तैरती हुई, यहाँ भी विशालतम, इसको भी आप काटते तो ये 2 कट जाते, तो ये भी कट गया, तो सही आंसर क्या बचता है, ये बी वाला, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में विचार करना, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है, सही है। दूसरा, सभी राज्यों में चाहे वो तटीय हों या भूमध्य भाग के हों, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार है, ये भी सही है। यहाँ देखिए, यहाँ एक्सट्रीम वर्ड सभी आया, लेकिन ये चूँकि ये सभी राज्यों, सभी में क्या होता है, एक्सट्रीम वर्ड काटने से, यही तो यूपीएससी गेम खेलती। पिछला वाला पेपर भी सॉल्व करवाए थे, बताए थे बहुत सारे एक्सट्रीम वर्ड क्या है, यानी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड कई क्वेश्चन में सही हुई हैं। तो यूपीएससी ने इस बार भी गेम खेला, क्योंकि इसमें ज़रा स्मार्ट तरीके से सोचिए कि सभी राज्यों, चाहे वो तटीय हों या भू आबद्ध, उनको जब समुद्री प्रादेशिक समुद्र से होकर ये आने जाने का उनके अधिकार होगा। ये जनरल टाइप का, इसमें ये नहीं कि जो समुद्री है उसी को अधिकार दिया जाएगा, इसलिए सही। जो अगला, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती, ये भी सही। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो ये चीन व जापान के बीच ये विवाद हमेशा रहता है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। अगला फिर ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन युग में सही सुमेलित हैं। तो इसमें देखिए, देश दिया हाल ही में समाचारों में होने वाला महत्वपूर्ण कारण, और इसमें युग में पूछा क्यों सही सुमेलित है। चार्ट, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना। तो आपको ये पता, चीन ने कहा ये जिबूती में अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया था अफ्रीका के देश में, तो ये आपका पहला गलत है। उसके बाद गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन किया जाना। लेबनान, गंभीर और लंबे समय से आर्थिक मंदी लेबनान में चली। और ट्यूनीसिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन किया गया। तो यहाँ यानी 3 युग सही क्या सुमेलित हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन जो इस बार आए इसमें आप नहीं कर सकते। अब जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018 में इसमें जो केटालोनिया दिया ये पूछा गया था। केटालोनिया जो पिछले साल का पेपर, इसीलिए हर एक क्वेश्चन पिछले साल का प्रीवियस ईयर का करना चाहिए। तो केटालोनिया ये स्पेन में है, तो इसका मतलब उल्टा हो गया। काबो डेलगादो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अनातोलिया तुर्की में है। अम्हारा इथोपिया, तो इसमें 2 युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। अगला, वन्य जीव संरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार करना है। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, जैसे एकमात्र यहाँ से काटोगे वैसे आप गलत ऑप्शन पे चले जाओगे। एक्सट्रीम वर्ड, ये ऑप्शन मत जाइए कि एक्सट्रीम वर्ड आएगा तो काट के हम निपटा देंगे, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन पिछले साल वाले पेपर में भी ये गेम हुआ था, इस बार भी हुआ था। तो ये चूँकि वन्य जीव एकमात्र भारत की संपत्ति सही है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का अधिकार होगा, ये यहाँ पर सही है। तीसरा, किसी संरक्षित वन्य जीव की मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका, यहाँ सब आशंका पे गौर कीजिए। आशंका हो जाने पर उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है, तो इसको काट दीजिए। 1, 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। इसमें देखिए काकरोच, केकड़ा, मकोड़े एक आपके जैसे लग रहे हैं, तो हमने पीछे भी बताया था जो डिफरेंट दिखे उसको लगा दीजिए, तो इसका चींटी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर नहीं आता हो, ये आपकी ट्रिक तब काम करती है जब क्वेश्चन आपको तुक्का ही मारना है, तो आप मारिए तुक्का। भारत में निम्नलिखित में से कौन उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो ये श्रम ब्यूरो के द्वारा ये छटनी ये सब किया जाता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है, ये पूछ रहा। पहला, CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, सही है। या बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता, सही है। या कोयला क्षेत्र के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का निश्रवण करता है, ये भी आपका सही है। अब यहाँ देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में, अब गलत सेंटेंस ढूंढ लीजिए, अंतिम उपभोक्ता, यहाँ इस शब्द अंतिम उपभोक्ता लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक कंपनी ये समय से सुनिश्चित करे कि कोयला अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता? कभी हो ही नहीं सकता, और नहीं हो सकता तो 4 को निपटा दीजिए। और जैसे ही 4 को निपटाएंगे, अब इसमें निपटाते चलिए, तो आपका ए निपट गया, बचा कौन, 1, 2, 3, 1, 2, 3 पे सही ऑप्शन लगा दीजिए। एक एक शब्दों को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारा आपसे हो जाएगा। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से क्या यानी सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित होगा। तो जो अगर अब 5वीं अनुसूची में आ गया तो उनकी जो ज़मीनें होंगी गैर जनजाति लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इससे जनजाति लोगों की ज़मीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को समर्थित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, हमने कहा था पीछे भी बताए थे, जहाँ इस प्रकार के संगठन लिखता है हमेशा ये गलत होते, तो इसको काट दीजिए। काट दिया, या तो आता हो तो लगाइए, नहीं आता तो काटिए। दूसरा है राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए 9 प्रवर्तक हल उपलब्ध करवाता है। ये ऑप्शन क्या है, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। अगला, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये 2020 का आया था, सेम क्वेश्चन नहीं, उसमें एक सेंटेंस डाला था। इस बार क्या है, ABCD फॉर्म में क्वेश्चन बना दिया। वहाँ पर भी 2020 के प्रीलिम्स में नहीं 20 या 19 के आप देखिएगा, UPSC के 19 के शायद प्रीलिम्स में सेम क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से स्थापित किया गया। वहाँ पर एक गलत था, तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो आसानी से आपको लग जाता
क्या ऑप्शन सही होगा? तो निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका हो जाएगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण 1986 के अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रीडेंशियल कमेटी के संदर्भ में विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित एक समिति है और इनके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सुपरविजन लिख रहा, यहाँ कह रहा है इसके अधीन एक दूसरे का ये क्या हो रहे हैं, यानी सुपरविजन का मतलब हुआ उसके अंतर्गत ये स्थापित नहीं हुई है। अगर ये उसके अंतर्गत स्थापित होगी तो सुपरविजन पर्यवेक्षण में क्यों काम करेगी? तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, जो दो यहाँ आगे का ये सेंटेंस लिखा, ये एक दूसरे का कंट्राडा यानी क्या, एक दूसरे का विरोध, ये परस्पर विरोधाभास है। तो यहाँ पर एक को काटिए और एक को काटोगे, एक कट गया, एक कट गया। अब तीन, दोनों में तीन को देखना नहीं है, अब दो को देख लीजिए। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितंबर, क्या इतना समय होगा कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम सुने हो कि वर्ष में 3 मीटिंग हो, 4 मीटिंग हो? एक मीटिंग होने में आफत आ जाती है, तो ये भी आपका वाइबल नहीं। दो को काट दीजिए, ये भी कट जाएगा, तो सही आंसर क्या बचेगा, यानी केवल एक। तो स्मार्ट तरीके से अगर पेपर को अगर किया जाए तो इसमें बहुत कठिन पेपर नहीं होता है। बस ये है कि आपका जब ये प्रीवियस ईयर के पेपर पे आप अच्छे से काम करेंगे और आपका 2 घंटे अगर आप ठंडे तरीके से पेपर को हल करते हैं तो पेपर क्या हो जाएगा, पेपर आसान ही होता है। बस आपका 2 घंटे में कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंड करता है और आपकी कैसे आप समझ पाते हैं। फिलहाल ये पेपर आसान नहीं है, ये भी मानिए कि अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है, करंट का पूछा है, तो इसका ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आ रहे हूँ तभी कर सकते हैं, ऐसे अंधेबाजी या तुक्का नहीं लगा सकते। अगला, फिर यूएनओ से पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में विचार करना है। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकता है, ये लिखा सही है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, ये भी सही है। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं, ये भी आपका संभावना व्यक्त की जा रही है। संभावना वाले क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी के सारे सही होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में, कभी चाय बोर्ड कभी इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा यूपीपीएससी के फेवरेट रहे, पूछे गए हैं। यह एक सांविधिक बोर्ड है, सही है। या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सतर्क हो जाना चाहिए। कोई मिनिस्ट्री लिखता तो हमेशा गलत, 2 को निपटाइए। तो 2 को निपटाने के बाद एक कट गया, अच्छा एक ही ऑप्शन कटा, चलो कोई बात नहीं। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में नहीं, ये कहाँ है, ये कोलकाता में है। अगर यहाँ इतना पता होता तो आप ये 3 को काटते, तो ये कटा, एक कटा, तो बचा क्या, एक सही था, एक ही अब ऑप्शन बचा, यानी 1 और 4। तो सही आंसर 1 और 4 हो जाएगा। 4 को देख लेते हैं, इस बोर्ड के दुबई व मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ये ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर मिथ्या रूप से या प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है, तो ये सही है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग्स वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है, ये भी आपका सही है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन जब घटाया जाता है तो एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है, नो, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ गलत है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो आपका असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, तो ये चाय के लिए जाने जाते हैं, तो इसका केवल 4 यानी केवल 1 राज्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला, ये भी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां आरबीआई, आप सोच सकते हैं आरबीआई क्या इनका रेगुलेशन करता है? तो ये कौन करता है, सेबी।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये को काट दीजिए, एक को काटेंगे, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, तो आंसर क्या बचा 2 और 3, बिल्कुल ये सटीक आंसर हो जाएगा। इक्रा नाम से जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यस। ब्रिकवर्क रेटिंग से एक भारतीय साख क्षमता निर्माण एजेंसी, ये भी आपका सही है। तो ऐसा नहीं, एलिमिनेशन देखो कितना काम कर रहा है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये पेपर 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो, वहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको प्रीवियस ईयर जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है, ये गलत है, पहला वाला गलत है, और पहला को काटिए, देखो ये निपट गया, ए निपट गया, ए निपट गया, सही आंसर क्या आया 2 और 3। अब 2 और 3 अब स्टेटमेंट, 1 मिनट, 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें देख लीजिए, 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें देख लीजिए। तो 2 और 3 में स्टेटमेंट क्या लिखा, हाँ ये आपका क्वेश्चन था, कहाँ चला गया, हाँ ये, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, यस। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन की संस्तुति करता दोनों, इसीलिए इसको लाया गया, तो बी और दोनों सही है। परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में विचार करना है, चूँकि बांड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बांड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर भुगतान करते हैं, ये आपका है। दूसरा, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बांड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं इसका। जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में आए तो इंग्लिश वाला आपको देख लेना चाहिए। अगला लिखा है, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी एफर्ट्स द बैंक होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। तो इसका आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन ये पूछा, इसमें देखिएगा, तो इसमें ये चर्चा में बने रहते हैं भी करंट से, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका इंडिया मेंबर है। उसके बाद MTCR, इसका MTCR का इसका मेंबर है। SCO, ये 2017 अस्थाना जो हुई इसका, तो इसमें 3 को मर्ज कर दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला पूछ रहा, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, ये आपका जनरल टाइप का सेंटेंस लिखा है। दूसरा, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा होता है। तीसरा, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से संबंधित है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया। अगला, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम नहीं। आप नाम सुनते हो यहाँ कौन है, यानी इसमें सिंगापुर सबसे ज़्यादा इंडो पैसिफिक। तो ये 5 को काटते ये कट जाएगा। उसके बाद फिर बचा कौन, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 1, 3, 4, ये आपका ये सही आंसर है, सही ऑप्शन दिए गए। आगे आइए, अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो ये भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगला, निम्नलिखित नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन से जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं, ये भी सही है। अगला, तीसरा, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किए जा सकता है, इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आपका गलत है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो घाट प्रभा, ये आपका तेलंगाना में नहीं है, तो ये आपका गलत है। गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में, ये गलत है। ये सही है, ये वाला ये सही है, दूसरा वाला। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, ये गलत है, तो नाम ही जानते हो राजस्थान में। मैथन परियोजना, ये कहाँ झारखंड में, ये गलत है, तो इसमें 3 गलत हैं। तो इसका आंसर कौन सही सुमेलित नहीं, ये युग्म पूछा तो इसमें 3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप कोई तुक्केबाजी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन पूछा है, उस पर आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और
अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय थे? अब यहाँ देखिए, स्थानीय स्वशासन अलग है, ये यहाँ से काट दीजिए और जैसे ही यहाँ से काटेंगे यानी तो ये कटा, एक कटा, एक कटा, सीधे आंसर आपका निकल जाएगा 1, 3, 4। बाकी उसमें तो ये आपका 1919 से पूछा गया अधिनियम से है। मध्यकालीन भारत में फनम किसे निर्दिष्ट करता? तो ये सिक्के को करता है। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। और पूछ रहा कौन गदर पार्टी से के साथ सक्रिय रूप से संबंधित थे? तो रास बिहारी बोस। इसका केवल आंसर 3 होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा क्रिप्स मिशन के संदर्भ में विचार कीजिए। अगला, संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों, हमने कहा जहां 2 चीज़ें एक साथ कनेक्ट करें, समझ लो सेंटेंस गलत है, इसको काट दीजिए। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। परिशिष्ट पर्वन, ये किसका है? तो ये जैन का है। यहाँ जैन ग्रंथ पूछा तो ये 2 तो होना है तो 2 होना है, तो इसमें ये ऑप्शन ये कट गया। अगला, अवदान शतक, जैसे दिव्यावदान अवदान ये बौद्ध से है तो 3 भी काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 2 और 4 सीधे आंसर निकाल सकते थे अगर इतना पता होता। तो जैन ग्रंथ आपका कौन है? परिशिष्ट पर्वन है। और तीसरा, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण ये आपका जैन ग्रंथ से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला फिर पूछा आर्यदेव जैन विद्वान थे क्या? ये पूछा है। कौन सही? सुमिलित ये गलत है। दिग, क्योंकि बौद्ध थे। दिगनाथ बौद्ध थे, ये सही है। नाथ मुनि वैष्णव थे, तो 2 पेयर, इसमें 2 पेयर सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 युग्म, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ नहीं, किसके काल में हुआ था? इल्तुतमिश। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर का घेरा डाल दिया, ये आपका पूछ रहा। उसके बाद अगला स्टेटमेंट ये पूछ रहा है, तो ये भी आपका गलत है। घेरा ये दिल्ली तक, ये गलत है। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तीसरा वाला MBT ऐसा हुआ ही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? तो सैयद जो थे ये कुलाहदारन कहलाते थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार करना। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति, यहाँ तुरंत आपका गजपति शासक यहाँ नहीं, तो ये आपका 1 काटिए और जैसे ही 1 काटेंगे तो आपका कौन कट गया? 1 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया। सही आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अब इसमें 2 और 3 पे विचार कीजिए। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा 1510 में छीन लिया था, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के प्लाट पर एक फैक्ट्री तैयार की थी, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पिछली बार दाय भाग और उससे पूछा गया था जो दूसरा होता है, इस बार इन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूछा है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये सही है। अगला, तीसरा गलत है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता था, तो ये गलत है। इसका आंसर क्या? 1 और 2 सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन ट्रैकर यानी क्लाइमेट ट्रैकर के बारे में बताना क्या सही है? तो ये पहला ऑप्शन ही सही है। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित एक डेटाबेस है। अगला क्वेश्चन, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन, देखो यहाँ NGO लिखा दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ कर दी है। अब देखो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। द क्लाइमेट ग्रुप, यहाँ भी द क्लाइमेट ग्रुप यानी इसका मतलब विरोधाभास है, तो ज़्यादा चांसेस सेकंड वाला गलत हो।
उस सेकंड को निपटाइए, जहाँ जहाँ सेकंड दिखे निपटा दो। ये निपटा, ये निपटा, ये निपटा, तो ये सही आंसर क्या होगा? 1 3 4। अब आगे कुछ देखने की 1 3 4 की ज़रूरत नहीं थी, फिलहाल देख लीजिए। तो पहला सही है। तीसरा EP100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता। सही है। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य। सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमने बता ही दिया, 1 3 4 सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके कुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का सर्वोत्तम कौन सा वर्णन करता है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा। यह जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। WHO ने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो इसके दिशा निर्देश आए थे, यहाँ में प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया। अब इन क्वेश्चनों पर जरा विचार कीजिए। PM10 फेफड़ों के अवरोधन का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये PM2.5 होता तब ये सही हो जाता है। इसका मतलब यहाँ तक आप रुक के विचार कर सकते थे। तो यानी 3 गलत है और 3 गलत है, तो 3 जहाँ जहाँ है उसको निपटाइए। तो ये कट गया, एक कट गया। चौथे पे विचार कीजिए। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा? वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती, तो ये आपका यानी चौथा है। और दूसरे विचार कर लो, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान आते हैं। तो ये ज़्यादा आपका क्या है, यानी अप्रोप्रिएट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और कहाँ गया? 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छे मशरूम और मशरूम एक प्रकार का कवक होता। तो पहला तो सही है। दूसरा, कुछ हिमालय यहाँ सभी पूरे हिमालय क्षेत्र में उगता, तब गलत हो जाता है, ये सही है। तीसरा, इस उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती नहीं। ऐसे आपका पिछली बार भी कई सेंटेंस पाम ऑयल ये सब डाल के गलत किया था। तो ये आपका वाणिज्यिक ये गलत ही करना था। तो इसका आंसर क्या? 1 और 2 सही हो जाएगा। पॉलीएथिलीन टेरेप्थिलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जाता है। दूसरा, तो ये आपका आगे, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय में रखने के लिए उपयोग किया जा सकता। जी नहीं, यानी एवरी टाइप के अल्कोहलिक में इसे नहीं रखा जा सकता। तो 2 को निपटाइए। ए निपट गया, एक सही है बिल्कुल। तो 1 और 3 हो जाएगा। इससे बनी बोतलों का रिसाइकलिंग कर अन्य उत्पाद बनाए जा सकते, सही है। तीसरा, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आसानी से निपटान, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ना हो। निम्नलिखित में से कौन एक पक्षी नहीं है? तो गोल्डन महासीर ये कौन है? तो ये फिश है और इसी को राज फिश का दर्जा दिया गया था। ये कहाँ? कैटल फिश के नाम से भी इसे जाना जाता। सिक्किम में काफ़ी चर्चा में था। अगला, निम्नलिखित में नाइट्रोजन यौगिकरण पादप कौन से हैं? तो इसमें आप पालक को पहले निपाट दीजिए। 6 जहाँ जहाँ देखिए निपाटिए, क्योंकि ये पालक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? 1 3 4 सीधे आंसर पे आप पहुंच जाते। और 1 में अल्फा अल्फा करता है, 3 में चना करता है, चना तो है ही है। उसके बाद फिर यानी क्लोवर, उसके बाद क्लोवर भी करता है, जिसको तिपिया घास या क्लोवर कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से स्थितियों में से जैव शैल प्रौद्योगिकी जिसे बायोराग टेक्नोलॉजी कहा जाता है उसके संदर्भ में क्या सही है? तो ये पहला वाला सही है कि क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली। करंट में था, तो करंट आप जो किया होगा उसके लिए आसान रहा हो। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं? ये एक आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। अगला, वेब 3.0 के संदर्भ में विचार करना। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण रख सकते, सही है। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं, सही। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जा सकता है। इसमें भी एक्सट्रीम वर्ड यानी ये सामूहिक रूप आया तो कई लोग काट दिए होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस बार
कई क्वेश्चन में एक्सट्रीम वर्ड सही है, तो इसका आंसर 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सास के संदर्भ में बात कर रहा, तो ऐसे क्वेश्चन में जब एप्लीकेशन पूछा जाए तो सभी स्टेटमेंट सही होते हैं। सास कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, सही है। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच सकते हैं, ये भी सही है। आउटलुक हॉटमेल और याहू मेल सास के एग्जाम्पल हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 तीनों, इसका आंसर डी होगा। अगला फिर पूछ रहा यानी प्रभाजी कच्ची बमबारी प्रणाली की बात इसमें कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई मिसाइल पृथ्वी की परत किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। अगला क्वेश्चन, क्यूबिट शब्द का उल्लेख क्या है, तो एक क्वांटम कंप्यूटिंग को कहा जाता है क्यूबिट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा लघु परास प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने कहा था ना पता हो तो सब लगा दीजिए। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन और उसके बाद फिर सीसीटीवी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1 2 3 सभी। अगला बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतर रूपों पर बन सकती है, सही है। जैव परत खाद्य पदार्थों खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है, ये भी सही है। जैव परत जैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है, ये भी सही। तो इसका आंसर जब यूजेज पूछे तो सभी लगाना था और इसका आंसर भी सभी होगा, पता हो या ना पता हो तो। अगला प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में विचार करना है। प्रोबायोटिक्स जीवाणु और इष्ट दोनों के बने हो सकती है, यस। प्रोबायोटिक में जीव खाद्य खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नहीं सर, हमने कहा था जहाँ ऐसा किंतु परंत करके कोई सेंटेंस ऐड करे पक्का वो सेंटेंस गलत होगा, तो 2 को निपटा दीजिए, ये निपट गया ये निपट गया। प्रतिजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं, तो ये सही है। 2 कौन निपटाए थे, 2 निपटाए थे, हाँ, तो इसका आंसर 1 और 3 सी वाला इसका सही हो जाएगा। कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के संदर्भ में विचार करना है। भारतीय सीरम संस्थान mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की, ये गलत है पहला, तो ये वैक्सीन काफ़ी चर्चा में था, तो ये काटो 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए था। यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन प्रभाव होंगे, 7 सेंटेंस दिया, ये पहली बार हुआ कि 7 सेंटेंस पूछा गया। जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती है, विश्वतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती, यहाँ तनिक विचार कर सकते थे, यह गलत है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवी ज्योतियाँ घटित हो सकती, ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दवाग्नियाँ घटित हो सकती, उपग्रहों की कक्षाएँ विक्षुब्ध हो सकती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता, तो इसमें आप इसको काट दीजिए, कौन, ये इक्वेटर वाला विश्वती, 2 को काटोगे, जहाँ जहाँ 2 दिखे उसको निपटाइए, ये निपट गया ये निपट गया ये निपट गया, सही आंसर क्या आया, यानी सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में कौन से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवभाजी स्रोत है, तो इसका धान हो जाएगा, धान दोनों से निकलती है। कृषि के धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन शुष्कन किया जाता है, का परिणाम क्या है, बीज की कम आवश्यकता, यस, मीथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत, तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। जब सकारात्मक बातें हों और उसका फ़ायदा, तो उसमें सभी होता है। अगला, पश्चिम अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन सी झील एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई, तो आप लेक विक्टोरिया भी सुनते, नहीं सूखी लेक वोल्टा, 2 का नाम सुनिए, 2 में कन्फ्यूजन हो सकता था, लेक फागुबिन और लेक ओगुटा, तो इसका सही आंसर लेक फागुबिन होगा, तो इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी केनियन निम्नलिखित में से किन नदियों से निर्मित हुई, तो ये आपका पेन्नार सही आंसर होगा, तो इसका पेन्नार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, नामचा बरुआ गढ़ हिमालय, नहीं, ये आपका गलत है। दूसरा, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, अगला नोक्रेक एक सिक्किम हिमालय में नहीं आता, बल्कि ये मेघालय का जो खासी उसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो 1 और 3 को काट दीजिए, 1 कटा 3 कटा, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला लीवेंट मोटे तौर पर क्या है, तो ये पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, इसी को लीवेंट कहा जाता है।
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती, तो अजरबैजान की नहीं लगेगी, एक को काटिए और एक को काटिए तो कौन कौन कटा, एक कटा एक कटा एक कटा। सही आंसर क्या आ जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत के संदर्भ में विचार कीजिए। अगला इसमें देखिए, पहला ऑप्शन दिया मोनाजेट दुर्लभ धातुओं का स्रोत है, यस। मोनाजेट थोरियम, यस। भारत की समस्त, यानी यहाँ तो ये 3 को काटिए और 3 को जहाँ जहाँ 3 देखे काटिए, एक कटा एक कटा एक कटा तो एक और तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आपको पता है 21 जून को होता है। 21 जून ये आपका जून का दूसरा पखवाड़ा होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। होकेरा ये गलत है, क्योंकि ये आपका पंजाब में नहीं जम्मू कश्मीर में है, तो ये आपका पहला का गलत हो गया। दूसरा, रेणुकाद्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है, ये चर्चा में भी काफ़ी रहा है। मोदी ने वहाँ पर कई रेणुका बांध परियोजना भी शुरू की थी। रुद्रसागर त्रिपुरा ये सही। सस्तम कोट्टा ये केरल में है, तो इसका 2 युग्म सही सुमेलित होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। चलो कोई नहीं, इसको आपको नहीं था तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, भारत का संविधान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता। सही है। भारत का संविधान सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता नहीं, कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया। भारत में न्यायालय को अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। सही है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, नो, तो इसका आंसर पहला वाला नहीं है। जब कोई संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, यस, ये सही है। 2, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होता है और संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये भी सही, तो इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा, बार तो ये तुरंत हमने कहा किंतु के आगे जहाँ सेंटेंस लगे, मान लो सेंटेंस गलत ही है, ये अगर ये पीछे के ही स्टेटमेंट में आपने देखा होगा, ये लॉजिक लगाए होते तो सही कर सकते थे। अगला, बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अवगत करने की शक्ति, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला, ये हो चुका, इस पे आइए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये उप मंत्री, ये संविधान में ऐसा नहीं किया गया, जहाँ संविधान ये गलत है। दूसरा, 15% से लोकसभा में मंत्रियों सहित ये नहीं होना चाहिए, सही है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की अनंत शक्तियां हैं, कौन है, तो इसकी बात कर रहा। तो सबसे पहले, आपात की उद्घोषणा का समर्थन करना, नो। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग चलाना, नहीं, तो इसका आंसर लोकसभा वाला केवल 2 हो जाएगा। इसमें भारत के दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में विचार कीजिए। यह कानून भी निर्दिष्ट करता कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, यह गलत है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करता हो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही होगा, केवल इसमें 2 होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी और सॉलिसिटर, हमने कहा जहाँ 2 ऐड करे, अगर नहीं पता है तो ऐसे ही आपका यह गलत हो जाएगा कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी जिन्हें भारत की संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने की अनुमति, ये गलत है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता जब वह सरकार जिसको उसको नियुक्त किया है वह इस्तीफा दे दे, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि यह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिट के संदर्भ में विचार करना, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया परमादेश नहीं होगा, तो ये पहला स्टेटमेंट दिया गया है आपका। दूसरा, किसी कंपनी भले वह कोई सरकारी कंपनी को परमादेश नहीं होगा, ये आपका। अगला, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए, ये तो 1 और
इसमें आपका कौन सही है? तो ये आपका 2 गलत है, 2 को काट दीजिए। जहाँ जहाँ 2 दिखे उसको निपटाइए। ए निपट गया, ए निपट गया, ए 1 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में क्या सही? या प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। यहाँ अवश्य लगा दिया, ये प्राइवेट के लिए कोई बाध्यता नहीं। ए को काटिए, कटा, ए कटा, ए कटा, सीधे आप बी पे ऑप्शन पे आ गए। या पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो ये आपका तीसरा वाला सही है, बाकी गलत है। अगला, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। दूसरा, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके भी निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। अगला, तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ गलत है और 2 को काटिए। तो 2 को काटेंगे, ए निपटेगा और ए निपटेगा। बचा कौन? 1, 3, यानी 3 में दोनों कॉमन है। 4 को देख लीजिए। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थन किया जाता नहीं। चौथा यहाँ काट दीजिए। तो ये कटा, ये कटा, ये भी कट गया। तो इसका आंसर 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किसके द्वारा उधार दिए जाने के संबंध में? तो ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। अगला, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपये की मूल्यवर्धन को दर्शाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार दर्शाता नहीं। ये हो या ये जरूरी नहीं कि आपकी प्रतिस्पर्धा हो ही। तो 2 को काटिए, ए कटा, ए कटा, और कौन कटा? ये आपका 3 कटा। तो ये आंसर क्या? 1 और 3 सीधे आंसर पे आप पहुंच गए। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। सोचो, अगर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा RBI तो पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में। तो मुद्रास्फीति कम होने के बजाय और ज़्यादा मुद्रा, क्योंकि सरकार के पास पैसा जाया, सरकार योजना में लगाई तो लोगों के पास पैसा जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है और पहला गलत है। तो इसमें काटिए, ये कटा, ये कटा, ये कटा। सही आंसर क्या बचा? 2 और 3। पढ़ लेते 2। यदि रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा हो तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता। सही है। यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI के डॉलरों की खरीद प्रेषित हो सकती है। तो ये सही है। अगला, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में विचार करना। या G20 उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्पित पहल है। सही है। या आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये आपके सही है। यहाँ पर आगे आइए। अगला, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड के संदर्भ में विचार करना। सरकार IIB के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। यस। IIB निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यस। IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। यहाँ साथ ही हमने कहा, जहाँ और सेंटेंस ऐड करे वो गलत ही होता है और गलत है। 3 को यहाँ काटिए, ये कटा, ये कटा, ये कटा। सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही होगा। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। तो ये पहला सेंटेंस। दूसरा, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं? 80 में। तो ये सेकंड सही है। अपने स्वयं, यहाँ क्या लिखा? अतिरिक्त बाजार के प्रस्तुत करने अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2, सरकार, भारत की सरकारें सीमित कर सकती है, सही हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? तो किसानों को अपनी फसलें काटना, ये आपका
कपड़ों मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। ए किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि देना। ये रियल सेक्टर नहीं है। तो 3 को काटिए, ये कटा, ये कटा, यानी ऋण देना ये आपका नहीं। ये काटिए, ये काटिए, 3 कटा, तो ये का 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में हाल ही में जन समाचार माध्यमों से अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से क्या सही डिफाइन करता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती है। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों में अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अगला, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है, ये पूछ रहा। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, सही है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व। जहां हमने कहा दूसरा सेंटेंस ऐड करें, तो वैसे अब ज़्यादा गुंजाइश है, वो गलत ही होगा। 99.99% चांसेज हैं वो गलत होगा। तो ये सेकंड वाला यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। तो ये आप तब रिस्क ले सकते थे जब आपको तुक्का लगाना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक है। इंग्लिश वाला इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बारोइंग्स। अगला, डेटेड सिक्योरिटी इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको कहे हैं कि आप लोग इसका बताइएगा कि इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। तो ये आपका पेपर रहा। पेपर देखने में आसान लग सकता है, यहाँ अभी बता रहे हैं तो आसान है। एग्ज़ाम हॉल में पेपर आसान भी कठिन बन जाता है और जब इस टाइप का उलझाऊ पेपर आ जाए तो और कठिन बन जाता है। पेपर किसी भी हालत में आसान नहीं है। और ये पेपर के जो इसमें बहुत सारा हमने टेक्निक्स बताई थी, यहाँ इस पेपर में भी काम किया है, उसका यूज करके आप कम से कम वो कठिन क्वेश्चन को सही कर सकते, तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई अन्य कोई कुछ क्वेश्चन या कोई डाउट या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।